तो आज की क्लास में हम सबसे पहले रेटिना को पढ़ेंगे कि सर रेटिना क्या होता है। तो रेटिना की 10 परतों में सबसे मोटी परत कौन सी है? वो है फोटो रिसेप्टर परत। सबसे मोटी ये परत है। यहाँ से ये है केंद्रीय भाग, और अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलोगे तो यहाँ पर ये आएगा पेरिफेरल। तो यहाँ मिलेगी रॉड सेल ज्यादा और यहाँ मिलेगी कोन सेल ज्यादा। जैसे ही विटामिन ए ऑप्सिन नामक प्रोटीन में मिलेगा तो ये रिएक्शन करेगा और रोडोप्सिन बना देगा, और रोडोप्सिन बना देगा तो ये अंधेरे में हमें दिखाने का काम करेगा। विटामिन ए की कमी है तो सर उसमें रोडोप्सिन बनेगा नहीं, और रोडोप्सिन बनेगा नहीं तो रोड सेल काम करेगी नहीं, और रोड सेल काम करेगी नहीं तो अंधेरे में जो कम रोशनी होगी वहां उसको दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब उसको रतौंधी रोग हो जाएगा। आंख का रंग कौन निर्धारित करता है कि हमें आंख किस रंग की दिखाई देगी? वह निर्धारित करता है यही परतारिका आइरिस। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में सोडियम होता है तो वो चमकने नहीं देता है, और इनकी आंखों में जिंक होता है तो वो चमकने का काम करता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो नेत्र लेंस है इसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.437 होता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 82वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 81 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें आंख के बहुत सारे अंगों को डिस्कस कर दिया था। जितने अंगों पर यहाँ राइट का निशान लगा हुआ है वे सभी अंग हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए थे। अब जितने भी बचे हुए अंग हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सर ये दृष्टि पटल, आखिरकार रेटिना क्या होता है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले रेटिना को पढ़ेंगे कि सर रेटिना क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। अब इसको दृष्टि पटल क्यों कहा जाता है? दृष्टि पटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। ये पीछे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, आंख के अंदर ये जो है ना, ये ग्रीन कलर का ये मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं रेटिना। अब इस रेटिना के बारे में समझ लो। ये जो रेटिना है इसका ये मध्य बिंदु है। रेटिना का मध्य बिंदु ये वाला है। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ एक खांचे जैसी संरचना है। अब ये जो खांचे जैसी संरचना है इसको मैक्यूला कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्यूला क्या है तो हम कहेंगे कि सर रेटिना का मध्य भाग ही मैक्यूला कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, रेटिना जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं का डेंसिटी, उन कोशिकाओं की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ मिलती है? तो सर इसी मैक्यूला पर मिलती है। अब इस मैक्यूला में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रतिबिंब बनता है। सबसे अच्छा प्रतिबिंब अगर आपसे पूछा जाए कि रेटिना पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो हम कहेंगे सर यहाँ पर, ये मैक्यूला पर। अब इस मैक्यूला पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है सर पीत बिंदु या येलो स्पॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर निम्न में से वह कौन सा बिंदु है जहां पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है तो आप कहेंगे कि सर रेटिना पर उपस्थित मध्य बिंदु, इसका इसी को बोलते हैं सर पीत बिंदु, इंग्लिश में येलो पॉइंट। तो ये हमें समझ में आ गया। अगला एक और हम पॉइंट समझ लेते हैं। तो हमें एक इस पॉइंट के बारे में जानकारी हो गई कि सर ये पीत बिंदु होता क्या है या फिर मैक्यूला क्या होता है। इन दोनों की जानकारी आपको हो गई होगी। मैक्यूला क्या है? रेटिना का मध्य भाग मैक्यूला कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जिन कोशिकाओं से ये रेटिना बनी होती है उन कोशिकाओं की सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पाई जाती है, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का यहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, इसीलिए इस पॉइंट को येलो स्पॉट या फिर पीत बिंदु कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर जितनी भी कोशिकाएं हैं रेटिना के ऊपर, जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी सभी कोशिकाएं यहाँ पर अपने एक ऑप्टिक नर्व लाकर छोड़ती हैं। अब यहाँ सारी की सारी ऑप्टिक नर्व इकट्ठी हो जाती हैं। अब जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इस पॉइंट पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस वाले पॉइंट पर बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से गांठ जैसी संरचना बन जाती है। अब जहाँ गांठ जैसी संरचना बन जाती है तो वहां प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता है। तो जब यहाँ प्रकाश पहुंचता नहीं है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता भी नहीं है। तो ये रेटिना का वो पॉइंट है जहां पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेटिना पर वह पॉइंट बताइए जहां पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है तो हम कहेंगे कि सर वो उस पॉइंट का नाम है अंध बिंदु, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर प्रतिबिंब पहले तो बनेगा नहीं, या फिर हम बोलेंगे सर बना हुआ प्रतिबिंब, अगर मान लीजिए कैसे भी प्रतिबिंब वहां बन भी गया तो वहां किसी तरह की ऑप्टिक नर्व नहीं है, वहां किसी तरह की कोशिका नहीं है जो यहाँ से बनी हुई इमेज को सीधा ब्रेन में भेज दे।
तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनता नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने रेटिना पर दो पॉइंट को अभी देखा है। सर पहला पॉइंट तो रेटिना का जस्ट बीचों बीच में है, उसको हम येलो पॉइंट कह रहे थे, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रतिबिंब बनता है। और एक पॉइंट है सर यहाँ पर जहाँ ऑप्टिक नर्व सभी इकट्ठी होती हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, या फिर यहाँ बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर इसी दृष्टि पटल रेटिना की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, इसी पर वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसे आंख का पर्दा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंख का पर्दा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे सर रेटिना को कहते हैं। अब रेटिना को क्यों कहते हैं? रेटिना को आंख का पर्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पर प्रतिबिंब बनता है। हम किसी भी वस्तु को यदि देख रहे हैं तो उस वस्तु का हमारी आंख के अंदर जहाँ प्रतिबिंब बनता है ना, वही वो इसी पर्दे पर बनता है, इसीलिए इसको आंख का पर्दा कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो ये हम याद रखेंगे सर, इमेज हमेशा उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी और वास्तविक बनेगी, रियल इमेज। ये हम हमेशा याद रखेंगे कि आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। अब उल्टा होगा तो इस बात की गारंटी है कि वास्तविक होगा ही होगा। दूसरी बात सर छोटा होता है। तो ये तीनों बातें याद रखनी है। तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तुम कहोगे सर छोटा क्यों बनेगा? तो छोटा इसलिए बनेगा कि आपके सामने कोई वस्तु है, कोई मान लो व्यक्ति है, 6 फुट का कोई व्यक्ति है, तो आपकी नेत्र के अंदर जो उसका इमेज बनेगी वो 6 फुट की तो बनेगी नहीं, वो तो 6 फुट से छोटी बनेगी। आंख इतनी छोटी है तो इतना ही छोटा इमेज बनेगा, तो छोटा बनता है। और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ये हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण है। रेटिना के अंदर अगर देखा जाएगा तो सर बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रकार की कोशिकाएं हमारे लिए काम की हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पर वैसे तो दिखाया है, ये दो कोशिकाएं दिखाई हैं जो रेटिना के अंतर्गत मिलती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये जो साइड में मैंने दिखाया है, ये पता है क्या है? ये इस रेटिना की परतें हैं, ये कितने लेयर से बना होता है। तो अगर हम बात करें सर रेटिना को, ये जो रेटिना है ये 10 लेयर से मिलकर बना होता है। रेटिना की 10 लेयर होती हैं, ये 10 लेयर मैंने दिखाई है। हमें हर एक लेयर का नाम याद नहीं रखना है, बस हमको ये याद रखना है, अगर हमसे कोई पूछे कि रेटिना कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, तो हम कह देंगे सर 10 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें से अब ये मैंने दिखाया कैसे है, इस तरह से दिखाया है, जैसे मान लीजिए ये रेटिना अगर यहाँ हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ से छोटा सा भाग मैंने काटा है और सीधा सीधा यहाँ रख लिया है, मतलब यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पड़ेगी प्रकाश की किरण, अगर बात करते हैं तो यहाँ पड़ेगी रेटिना पर, इस तरह से। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने ऐसे बनाया है कि प्रकाश की किरण अगर इस तरह से पड़ेगी, अगर हम इसको इस इतने भाग को काट लें और काट के इस तरह से सीधा कर लें, ये भाग है इसको काट के ऐसे सीधा कर लें, तो ऐसे रखा है, मतलब प्रकाश की किरण इधर आके यहाँ आएगी प्रकाश की किरण और यहाँ इमेज बनाएगी, यहाँ पर इमेज बनाएगी, फिर वो इमेज अंत तक पहुंचेगी बहुत सारी कोशिकाओं के माध्यम से। तो ये हमारे पास हैं 10 परतें। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेटिना कितनी परतों से मिलकर बना है, तो कहेंगे कि सर 10 परतें होती हैं जो रेटिना को बनाती हैं। तो अब इसमें सबसे ऊपर की परत देखते हैं, सबसे ऊपर की परत क्या है, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है कि रेटिना की सबसे ऊपरी परत क्या है। जैसे हम बात करते हैं सर यहाँ रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या मिलेगा, रेटिना के ऊपर ये वाली मिलती है, ये लाल कलर से मैंने दिखाया, इसको बोलते हैं रक्तक पटल या कोरॉइड। तो रेटिना के ऊपर मिलेगा कोरॉइड, तो इसका मतलब सर यहाँ से ये ऊपर का पार्ट है वो कोरॉइड है, रक्तक पटल है। ये जो है ना ये कोरॉइड है, रक्तक पटल, ये रक्तक पटल है, इस वाली लाइन से ऊपर ये रक्तक पटल है। तो सबसे पहली लेयर जो ऊपर से हम बाहर से अंदर की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये पड़ता है दृढ़ पटल, फिर उसके बाद रक्तक पटल पड़ता है, उसके बाद पड़ेगा तीसरे नंबर पर रेटिना। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास है रक्तक पटल। रक्तक पटल से नीचे सबसे पहले जो इस रेटिना की परत पड़ेगी उसका नाम है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये है इसका नाम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेटिना की वह परत बताइए
जो रक्तक पटल से कनेक्ट रहती है या रक्तक पटल से रेटिना को अलग करती है, तो हम कहेंगे वो यही है। यहाँ रेटिनल आएगा, ये रोटिनल नहीं, ये है रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम। रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम नामक एक परत होती है जो रेटिना को रक्तक पटल से अलग करती है। या रक्तक पटल ये है तो सबसे पहली लेयर यही आएगी, तो हमें पहली लेयर याद करनी है। दूसरी भी लेयर याद करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है दूसरी भी लेयर। ये दूसरी जो लेयर है इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर परत। ये वाली जो परत है ये सबसे मोटी परत होती है। अगर बात करें रेटिना के अंतर्गत, तो रेटिना की 10 परतों में सबसे मोटी परत कौन सी है? वो है फोटो रिसेप्टर परत, सबसे मोटी ये परत है। अब इस परत में होती क्या है? इसमें फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, वो अभी हम समझेंगे। तो हमें अभी समझ में आया कि सर रेटिना 10 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपर की परत है रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम, और सर दूसरे नंबर की ही परत सबसे मोटी परत होती है, इसको फोटो रिसेप्टर परत कहा जाता है। बीच में भी बहुत सारी परतें होती हैं, लेकिन हमें किसी का भी नाम नहीं याद रखना, हमें सबसे लास्ट वाली परत का नाम फिर याद रखना है, नर्व फाइबर लेयर। ये है नर्व फाइबर लेयर, तो ये हमें याद रखनी है। तो हमें मात्र 3 परतों का नाम याद रखना है। हमें वही नीट का एग्जाम तो देना नहीं है जो हम एक एक परत को डिटेल में बताएं। अगर मैं चाहूँ तो रेटिना पर ही 2-4 घंटे का, 4-5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत चीजें हैं। लेकिन हमें नीट का एग्जाम तो देना नहीं है, वनडे एग्जाम देना है। तो वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया कि रेटिना 10 परतों से मिलकर बना है, पहला सवाल। दूसरा, रेटिना की बाहरी परत क्या है? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये बाहरी परत है। सर तीसरा, रेटिना की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो फोटो रिसेप्टर परत होती है। रेटिना की सबसे निचली परत कौन सी है? नर्व फाइबर लेयर, नर्व फाइबर लेयर। तो ये हुआ हमारा रेटिना की परतों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सर हमने यहाँ बोला था कि रेटिना के अंतर्गत बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, तो उनमें से 5 हमारे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। तो कौन सी हैं? अगर हम ये इसी तरह से ये परतें हैं, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसका ये अंदर कोशिकाएं दिखाऊं तो कोशिकाएं किस तरह से होंगी? सबसे पहला आता है ये जो है, एक ये कोशिका दिख रही है, एक ये नीले कलर से मैंने ये दिखाया है, ये दोनों कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिव सेल। फोटो रिसेप्टिव सेल, ये सबसे पहले ये मिलेगा। दो, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये जो फोटो रिसेप्टिव सेल है वे अपने आप में 2 प्रकार की होती हैं। ये जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये सभी कोशिकाओं, इनके भी अंदर पार्ट हैं। फोटो रिसेप्टिव सेल 2 प्रकार की कोशिका होती है। आगे अगर देखा जाएगा, ये वाली अगली, ये वाली इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिख रही है तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल सेल, ये भी कई प्रकार की होती है। फिर उसके बाद है ये ग्रीन कलर से दिखाया मैंने, इसको बोलते हैं बाईपोलर सेल, बाईपोलर सेल। और ये इस तरह से एक और है, इसका बोलते हैं एमाक्राइन सेल, एमाक्राइन सेल। और ये जो लाल कलर से मैंने दिखाई है वो है गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन, गैंग्लियन सेल। सवाल यहां से कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा बताइए गैंग्लियन सेल किस अंग में पाई जाती हैं? तो हम कहेंगे सर नेत्र में पाई जाती हैं। और अगर नेत्र के अंदर भी पूछ ले कहाँ पाई जाती है तो बोलेंगे कि सर रेटिना पर पाई जाती हैं गैंग्लियन सेल। तो ऐसा ही सवाल सीधा पूछेगा कि बताइए कि फोटो रिसेप्टिव सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो आंख पर पाई जाती हैं। और आंख में भी कहाँ पर? रेटिना पर पाई जाती हैं, क्योंकि आंख के भी बहुत सारे अंग हैं, पार्ट हैं, तो उसमें रेटिना में मिलती हैं। अब अगर हम बात करें सर ये 5 प्रकार के हमें सेल दिख रही हैं, 5 प्रकार की कोशिकाएं ये आंख के रेटिना में मिलेंगी। इनके भी अंदर प्रकार होते हैं, हमें सभी के प्रकार तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हमें बस इसके फोटो रिसेप्टिव सेल जो है इसके दोनों प्रकार समझने होंगे। वैसे तो ये भी बहुत सारे प्रकार की, कई प्रकार की होती हैं, तो लेकिन हमें इनके प्रकार नहीं समझने, बस हमें इतना याद रखना है कि कोशिकाएं बहुत होती हैं, रेटिना के अंदर बहुत प्रकार की कोशिकाएं होंगी, उनमें से 5 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इन 5 में भी सबका अलग 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 टाइप है। अगर बात करें सर हॉरिजॉन्टल सेल तो ये भी कई प्रकार की होती है। अगर बात करें बाईपोलर सेल तो ये भी अपने आप में कई प्रकार की होती है, लेकिन हमें नहीं पढ़नी है इनके प्रकार, एक के भी नहीं पढ़ने, बस पढ़ने हैं तो फोटो रिसेप्टिव सेल के प्रकार पढ़ने हैं। तो फोटो रिसेप्टिव सेल 2 प्रकार की होती है, फोटो रिसेप्टिव सेल 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सर शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं कॉन सेल। और दूसरा है सर शलाका कोशिका, इसको बोलते हैं रॉड सेल। तो कोशिकाएं 2 तरह की हैं, जो इनका नाम फोटो रिसेप्टिव क्यों है? क्योंकि ये यही प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, कलर दिखाने का काम यही करती हैं, कम प्रकाश में दिखाने का काम भी यही करती हैं। तो कुल मिलाकर फोटो रिसेप्टिव सेल 2 प्रकार की होती हैं, और इनका नाम होता है शंकु कोशिका, जिसको हम बोलते हैं कॉन सेल,
और दूसरी होती है सर शलाका कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉड सेल। तो अब हम डिटेल में इनको दोनों को पढ़ेंगे सर, इनको कि शंकु सेल क्या है और क्या काम करती है, और शलाका सेल क्या है और ये क्या काम करती है। पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम शंकु कोशिका और शलाका कोशिका को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम शंकु कोशिका और शलाका कोशिका को भी समझ लेते हैं कि सर ये क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि रेटिना के अंतर्गत बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रकार की कोशिकाएं थी फोटो रिसेप्टिव सेल्स। अब फोटो रिसेप्टिव सेल्स को भी अगर अंदर से देखा जाएगा तो सर ये दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मैंने आपको चित्र के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास किया है। एक होती है सर शलाका कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉड सेल। दूसरी होती है सर शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं कोन सेल। ये है फोटो रिसेप्टिव सेल, दो तरह की। अब इन दोनों को मैंने तुलनात्मक रूप से ये लिखा है। हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि सर इसमें क्या होता है, ये क्या काम करती है, और इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करती है, और इनकी क्या संख्या होती है। सबसे पहले हमें ये दिखाया है, ये जो ऊपर दिखाया है इसको बोलते, ये है तो चलिए अब हम शंकु कोशिका और शलाका कोशिका समझ लेते हैं कि सर ये क्या होती है। अभी हमने समझाया था कि जो रेटिना है वह 10 परतों से मिलकर बनी है, और इन्हीं 10 परतों में ये कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से हमने एक प्रकार की कोशिका बताई थी कि सर फोटो रिसेप्टिव सेल। तो जो फोटो रिसेप्टिव सेल हैं वह दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर सर शलाका कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉड सेल। दूसरी होती है सर शंकु कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोन सेल। तो यहाँ पर मैंने दोनों की दोनों सेल बनाई हैं, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो मैंने अभी बताया था आपको रेटिना की 10 परतें होती हैं। तो 10 परतों में से सबसे ऊपर की जो परत है उसको बोलते हैं आरपीई, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। यहाँ पर मैंने एक 60 कोणीय एक आकृति दिखाई है। ये आप देख रहे होंगे सामने से तो आपको ये क्यूब जैसी संरचना दिखाई देगी, जैसा लगेगा कि क्यूब है, लेकिन ये होता है ऊपर से देखने पर ये 60 कोणीय दिखता है। ऐसी 60 कोणीय बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। तो और उनके बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। यहाँ से मैंने ज़्यादा दूरी दिखाई है, लेकिन जब ये कोशिकाएं रहती हैं तो बहुत पास होती हैं, ये बहुत कम दूरी रहती है। लेकिन इस दूरी को भी कवर किया जाता है दो कोशिकाओं के माध्यम से। इस तरह से दो मसल्स होती हैं, वो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये जो आरपीई है, सबसे ऊपर की जो रेटिना की परत है, उस परत में ऐसे क्यूब जैसी कोशिकाएं होती हैं। वे क्यूब जैसी कोशिकाएं भी एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, इसको बोलते हैं जोनल ऑक्लूडेंट्स। अब इसका काम क्या है, ये जुड़ी क्यों है? ये इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि इस परत के ऊपर आपकी रक्तक पटल है, कोरॉइड। अब कहीं कोरॉइड से कोई गंदगी कहीं इधर प्रवेश ना कर जाए, कॉर्निया के इसके रेटिना के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसीलिए ये जोनल ऑक्लूडेंट्स होता है। तो कुल मिलाकर जोनल ऑक्लूडेंट्स एक बैरियर है, ये एक बैरियर है जो रक्तक पटल से आने वाली गंदगी को ये रोकता है। वो वाली गंदगी जिसको हम कीचड़ कह रहे थे, वो कहीं अंदर प्रवेश ना कर जाए रेटिना में, इसीलिए ये जोनल ऑक्लूडेंट्स लगा रहता है। तो ये हमें याद रहेगा कि सर रेटिना के बैरियर के रूप में कौन काम करता है, तो ये होता है सर जोनल ऑक्लूडेंट्स। ये समझ में आ गया। ये सर पहली वाली परत थी। जो हमने दूसरी परत बताई थी, हमने कहा था कि सर दूसरी परत ही सबसे मोटी होती है, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिव परत। तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी। ये है सर, ये जो कोशिका है वह एक तरह से शंकु जैसी दिख रही है, दिखने में ये शंकु का आकार होता है, इसीलिए इसको शंकु कोशिका कहा जाता है। अगर हम इसको देखेंगे तो सर ये दिखने में रॉड जैसी दिख रही है, इसीलिए इसको रॉड सेल या शलाका कोशिका हिंदी में कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर इनके अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं। जो शंकु कोशिका होती है उसमें फोटोप्सिन नामक प्रोटीन होता है। शंकु कोशिका में फोटोप्सिन नामक प्रोटीन होता है, और जो शलाका कोशिका है रॉड सेल, उसमें रोडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है। फोटोप्सिन नामक प्रोटीन इस शंकु कोशिका में अपने आप बनता है, अपने आप ये बनता रहता है। जैसे यहाँ प्रकाश की मात्रा आएगी तो ये अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो रोडोप्सिन नामक प्रोटीन है वह मिलकर बनता है ऑप्सिन 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 प्रोटीन ऑप्सिन प्रोटीन प्लस विटामिन विटामिन ए। ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए जब ये दोनों मिल जाएंगे तब बनता है रोडोप्सिन। ये हम अभी याद रखेंगे, अभी इसका काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, इसीलिए मैंने बताया है। ये जो फोटोप्सिन है इसको आयोडोप्सिन के नाम से भी जानते हैं, आयोडोप्सिन या फिर फोटोप्सिन। ये जो है ना, ये तो भाई साहब प्रकाश की किरण जैसे यहाँ आएगी
वैसे ही ये फोटोप्सिन अपना काम करना प्रारंभ कर देता है और ये अपने आप बनता है। इसके लिए किसी विटामिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर रोडोप्सिन, रोडोप्सिन ऑप्सिन नामक प्रोटीन है और विटामिन ए, ये जब दोनों मिलेंगे तब जाकर ये रोडोप्सिन बनेगा। तो ये हमें समझ में आ गया। इसका क्या काम है वो अभी हम बताएंगे। तो अभी हमें बस इतनी बात समझ में आई है कि रॉड सेल में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है और कौन सेल में फोटोप्सिन या फिर इसको आयोडोप्सिन भी बोलते हैं। तो आयोडोप्सिन नामक प्रोटीन होती है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो रॉड सेल है ये जो है ये प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है और ये कौन सेल है ये प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है। सर इस लाइन का मतलब क्या है कि सर ये प्रकाश के प्रति ज्यादा संवेदनशील है और ये कम है। तो जो प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा तो ये अपना काम करेगी। तो इसका मतलब बोलते हैं ये ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा सेंसिटिव है, लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है ये वाली कोशिका, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा तो ये अपना काम करती है। लेकिन ये क्या है, ये प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है। मतलब अगर इसके अंदर प्रकाश की मात्रा कम आएगी तो ये अपना काम करना बंद कर देगी, ये अपना काम नहीं करेगी। इसीलिए अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि अगर बताइए कि जो रेटिना है उसके अंतर्गत दो तरह की कोशिकाएं हैं, एक है रॉड सेल, एक है कोन सेल। तो इनमें से वह कौन सी सेल है जो प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, वो है रॉड सेल। और जो प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है वो है सर कोन सेल। तो ये हमें समझ में आ गया। ये जो सेल है इसका ये जो बेस है, ये बेस इसका नाम है सिनेप्टिक टर्मिनल। चाहे वो रॉड सेल हो चाहे वो कोन सेल हो, इसका ये जो बेस होता है जहां से ये फोटो सिग्नल्स को कलेक्ट करती है, या इसके नीचे अभी मैंने चित्र दिखाया था तो इस कौन सी सेल थी, बाइपोलर सेल। तो बाइपोलर सेल में फोटो सिग्नल्स आते हैं, जो भी इमेज बनेगी रेटिना पर उसके फोटो सिग्नल्स आते हैं इस बाइपोलर सेल में, तो वो भेज देती है इस सिनेप्टिक टर्मिनल के माध्यम से इसके अंदर। ये जो रॉड सेल है और ये जो कोन सेल है इसके अंतर्गत यहाँ पर सिग्नल्स आ जाते हैं, फोटो सिग्नल्स जिनको हम बोलते हैं। फिर ये क्या करता है सर, जैसे ही फोटो सिग्नल्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे फिर फोटो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे ये दोनों के दोनों। ये रॉड सेल वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी। किसकी सहायता से करती है, तो सर ये वाली प्रोटीन से करती है। रॉड सेल रोडोप्सिन नामक प्रोटीन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाती है और ये जो है ये फोटोप्सिन नामक प्रोटीन से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बना देती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ बन जाते हैं वैसे ही ये जो केंद्रक है यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पर एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है ग्लूटामेट पदार्थ। ये ग्लूटामेट क्या काम करता है, ये एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनेगा, जो भी इमेज का सिग्नल, जो फोटो सिग्नल्स यहाँ जाएगा और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इसके पास आएगा ग्लूटामेट के पास, तो ये ग्लूटामेट उस सिग्नल्स को लेकर सीधा ब्रेन तक लेकर जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉड सेल और कोन सेल के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बन रहे हैं किसी इमेज के, उनको ब्रेन तक कौन लेकर जाता है, तो वो लेकर जाता है ग्लूटामेट पदार्थ। यहाँ से ग्लूटामेट पदार्थ है वो इस सिग्नल्स को लेकर सीधा ब्रेन तक ले जाएगा। जो भी इमेज बनी होगी उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेकर जाएगा ब्रेन तक और फिर ब्रेन उसका सही सीधा करके हमें बेस्ट इमेज समझाने का प्रयास करता है। कोई हमारे सामने कोई वस्तु है, उसका इमेज बनेगी रेटिना पर। तो जैसे ही रेटिना पर बनी तो रेटिना से सबसे पहले उसके फोटो सिग्नल्स बनकर जाएंगे, फोटो सिग्नल्स बनकर जाएंगे इसके अंतर्गत, इन दोनों सेल के अंतर्गत। जैसे ही यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये सेल क्या करती है, उस फोटो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ से ग्लूटामेट के माध्यम से सीधे ब्रेन की तरफ ले जाए जाएंगे। तो ये हमें समझ में आ गया सर, ग्लूटामेट पदार्थ है एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अगला हम यहाँ से बात करते हैं अब ये जो रॉड सेल होती है और ये जो कोन सेल है, आखिरकार रेटिना में इनकी लोकेशन क्या है, पहले हम वो समझते हैं। ये रेटिना अगर आप देख रहे हैं, ये रेटिना है, रेटिना का ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं केंद्रीय भाग, और रेटिना का ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं परिधीय भाग या पेरिफेरल पोर्शन, और ये है सेंट्रल पोर्शन। तो अगर हम बात करते हैं सर सेंट्रल पोर्शन, तो सेंट्रल पोर्शन में सबसे ज्यादा मात्रा में कोन सेल पाई जाती है। तो कोन सेल कहाँ पाई जाती है सर, सेंट्रल, इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सर कोन सेलों की। और जो परिधीय वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में सलाका कोशिकाएं रॉड सेल पाई जाती हैं। रॉड सेल की डेंसिटी कहाँ होती है सर, परिधीय वाले, रेटिना का परिधीय क्षेत्र है वहां रॉड सेल की मात्रा ज्यादा है। और रेटिना का जो बीच वाला सेंट्रल पोर्शन है वहां पर शंकु कोशिकाओं की डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां शंकु कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है।
अब हमें ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा है ये वाला पॉइंट कि रेटिना के परिधीय क्षेत्र में मैक्सिमम, ये कहाँ मिलेगा सर? रेटिना का जो परिधीय पेरिफेरल बाहर वाला जो पोर्शन है वहां पर सबसे ज्यादा मिलती है ये वाली। और रेटिना के केंद्रीय भाग में मैक्सिमम, तो ये जो यहाँ से ये है केंद्रीय भाग, और अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलोगे तो यहाँ पर ये आएगा पेरिफेरल, तो यहाँ मिलेगी रॉड सेल ज्यादा और यहाँ मिलेगी कोन सेल ज्यादा। रॉड सेल का काम क्या है? रॉड सेल का काम है किसी की पेरिफेरल दिखा देना। जैसे अंधेरे में आप किसी को देखोगे तो अंधेरे में एकदम छाया जैसी काली काली नजर आएगी, तो उसकी आउटलाइन दिखाई देगी कि इतने एरिया में ये छाया है। अब उसके अंदर तुम्हें नहीं दिखाई देगा, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है तो उसकी एक आउटलाइन दिखाएगा कि भाई इतने एरिया में ये व्यक्ति आ रहा है। उसको बोलते हैं, ये जो रॉड सेल काम कर रही है, तो उसने पेरिफेरल व्यू उसको दिखा दिया। उसका काम नहीं है कि सेंट्रल व्यू दिखाए, वो बस छाया दिखाएगा कि इतने एरिया में कोई व्यक्ति है। अब वो नहीं बताएगा कि इसकी नाक ये है, आंख ये है, कान ये है, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेरिफेरल व्यू दिखाता है, होता ही पेरीफेरी में होता है, परिधीय क्षेत्र में होता है, इसीलिए जो रॉड सेल है वो पेरिफेरल व्यू दिखाती है। अब ये जो है ना, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसका मतलब थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो कम से कम पेरिफेरल व्यू दिखा देगी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि, अच्छा ये पहले समझते हैं उसके बाद बताते हैं। ये जो है प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पास प्रकाश की कम मात्रा जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा, ये फिर काम नहीं करता है। तो कम प्रकाश में कौन काम करता है? कम प्रकाश में ये काम करता है, और ये अधिक प्रकाश में काम करता है। जब अधिक प्रकाश होगा तभी ये काम करेगा। तो अब ये जो है, ये इसका काम है बस पेरिफेरल व्यू दिखाना। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है, और ये सभी कलर में जितने भी रंग होते हैं रंगों में विभेद करवाने का काम ये करता है। क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ एक प्रकार का होता है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ये वाला, अभी इनको भी समझेंगे। ये केवल एक प्रकार का होता है, जो रॉड सेल है वह केवल एक प्रकार की मिलती है। लेकिन अगर आप बात करोगे सर कौन सेल की, तो ये कौन सेल सर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है सर रेड सेंसिटिव, लाल रंग को दिखाने वाली, ग्रीन सेंसिटिव, ग्रीन रंग को दिखाने वाली, और ब्लू सेंसिटिव, ब्लू रंग को दिखाने वाली। अगर बात करेंगे सर रेड सेंसिटिव कितनी होती है, तो 60%। सबसे ये जो कौन सेल है वो 3 प्रकार की होती हैं। तो उनमें से जो रेड सेंसिटिव कोशिकाएं हैं कौन सेल, वे 60% होते हैं, सबसे ज्यादा यही होती हैं। ग्रीन सेंसिटिव 30% होती हैं, और ब्लू सेंसिटिव 10% होती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए रॉड सेल कितने प्रकार की है, तो रॉड सेल का कोई प्रकार नहीं, केवल एक प्रकार की होती है, ये सीधी सीधी ये रखी है। अगर पूछा जाएगा सर कौन सेल कितने प्रकार की होती हैं, तो सर कौन सेल 3 प्रकार की होती हैं, 3 रंगों को डिटेक्ट करती हैं। अब ये रंग आपस में मिलेंगे तो बहुत हजारों रंगों को हमारी आंख विभेद कर सकती है, हजारों रंगों में, वो सब इन्हीं से मिलकर बनेंगे। तो ये जो है ना, ये हमें कलरफुल व्यू जो दिखाते हैं, जो हमें चीजें रंगीन नजर आ रही हैं, जो हमें कलरफुल चीजें दिखाई दे रही हैं, वे सब की सब ये कौन सेल ही करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो कौन सेल है ये हमको कलर विजन दिखाती है। कलर विजन, रंगीन अगर तुम्हें कोई चीज दिख रही है तो सर वो इसी के कारण होता है, कौन सेल के कारण। अगला है सर, इसी कलर विजन को फोटोपिक विजन बोला जाता है। कलर विजन को कहा जाता है फोटोपिक विजन। देखा होगा कि जैसे रेलगाड़ी का कोई ड्राइवर, जिसको क्या बोलते हैं, लोको पायलट, तो लोको पायलट होता है, उसको उसके सबसे पहले कलर विजन देखा जाता है कि सर उसका कलर विजन क्लियर है कि नहीं। क्योंकि अगर उसको रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा तो उसको लाल रंग दिखाएंगे तो पता नहीं वो ग्रीन समझ के दुर्घटना कर सकता है, ग्रीन दिखाएंगे तो कुछ और समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई रंगों में विभेद उसको आना चाहिए। तो अगर आपकी आंखों की, जैसे तुमने सुना होगा कि सर किसी किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होता क्या है, उसमें ये कौन सेल प्रभावित होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक व्यक्ति है उसमें कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसका मतलब ये है कि सर उसकी शंकु कोशिकाएं प्रभावित हुई होंगी, वह रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। इसीलिए जो लोको पायलट होता है उसकी ये कौन सेल चेक करी जाती हैं, देखा जाता है कि सर उसको रंगों में विभेद करना आता है कि नहीं आता। तो आज के बाद हम याद रखेंगे ये वाला पॉइंट कि सर कलर ब्लाइंडनेस है किसी को तो उसकी कौन सेल ही प्रभावित हुई होगी, क्योंकि यही वाला व्यू कौन सेल है वही कलर को दिखाता है। रॉड सेल क्या करती है? रॉड सेल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट व्यू दिखाएगा। जैसे अंधेरा हो जाता है रात में, तो रात में भी आपको दिखती हैं चीजें, लेकिन वो चीजें कैसी दिखेंगी? ब्लैक एंड व्हाइट बस। और ये दिखाता कैसा है? पेरीफेरल व्यू दिखाता है। सिर्फ ये पेरीफेरल वो दिखाएगा कि इतने बीच में कोई व्यक्ति चल के आ रहा है, वो नहीं दिखाएगा कि इस व्यक्ति की नाक ये है, ये इसका मुख है, ये इसके कान है, वो नहीं दिखाएगा। बस वह आउटलाइन दिखाएगा, एक छाया जैसी प्रतीत। वो काम करता है रॉड सेल।
ये काम करता है रॉड सेल। तो ये अंधेरे में जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है वो ये काम करता है। और अंधेरे में आप कभी भी देख नहीं सकते, ये नहीं पहचान सकते हो कि कौन सी लाल है, कौन सी नीली है, कौन सी पीली है। नहीं, अंधेरा जहां होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ये तो काम करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रकाश चाहता है। इसके पास जब प्रकाश की ज्यादा मात्रा आएगी तब आपको ये काम करके देगा। लेकिन ये इसके पास प्रकाश की कम मात्रा आएगी तब भी ये काम करके देगा। लेकिन देगा कैसा? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। अब अब हमें पता है कि सर ये होता है कम रोशनी में भी दिखाने का काम करता है। अगर बात करें सर ये किसी का खराब हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसको कम, जैसे कम रोशनी होगी तो उसको दिखेगा नहीं। एक रोग सुना होगा आपने, रतौंधी। रतौंधी रोग में होता क्या है कि जैसे ही सूरज ढल जाता है तो थोड़ा सा रोशनी कम हो जाती है। तो कम रोशनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। तो फिर उसका मतलब है उनको कौन सा रोग हुआ है? रतौंधी रोग हुआ है। क्योंकि कम रोशनी में ये तो काम करेगा नहीं, लेकिन ये काम करता है वैसे आंख का। और लेकिन ये प्रभावित हो गया है, ये खराब हो गया है, ये काम करना बंद कर गया है। तो इसका मतलब जैसे ही रोशनी कम होगी तो व्यक्ति को दिखेगा नहीं। और ये जो रोग है, इस रोग का नाम होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है जहां कम प्रकाश होगा उसमें व्यक्ति को दिखेगा नहीं। अगर मैं आपको रात में अगर छोड़ दूं तो आराम से रात में रोशनी वहां कम है फिर भी आप देख कर चले जाओगे, तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी चीजें, लेकिन दिखेंगी जरूर। जिस व्यक्ति को रतौंधी होता है उसको बिल्कुल नहीं दिखेगा अंधेरे में। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति को रतौंधी है उसकी ये रॉड सेल खराब होती है। इसमें क्या है, रोडोप्सिन नामक प्रोटीन है। ये बनता कैसे है? ये बनता है सर ऑप्सिन नामक प्रोटीन और विटामिन ई से। यहाँ पर ये फोटोप्सिन कैसे बन जाता है? सर फोटोप्सिन तो जैसे ही प्रकाश की मात्रा आएगी, क्योंकि ये हाईलाइट में काम करता है, ज्यादा मात्रा में प्रकाश आएगा तो वो यहाँ पर कोशिकाओं को सेंसिटिविटी देता है और यहाँ पर फोटोप्सिन प्रोटीन बनवा देता है। लेकिन सर यहाँ प्रकाश तो ज्यादा आ नहीं रहा है, तो प्रकाश नहीं आ रहा है तो इसीलिए ये रोडोप्सिन बनेगा कैसे? ये बनता है ऑप्सिन नामक प्रोटीन और विटामिन ए। जैसे ही विटामिन ए ऑप्सिन नामक प्रोटीन में मिलेगा तो ये रिएक्शन करेगा और रोडोप्सिन बना देगा। और रोडोप्सिन बना देगा तो ये अंधेरे में हमें दिखाने का काम करेगा। अब किसी व्यक्ति के पास विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए की कमी है, तो सर उसमें रोडोप्सिन बनेगा नहीं। और रोडोप्सिन बनेगा नहीं तो रोड सेल काम करेगी नहीं। और रोड सेल काम करेगी नहीं तो अंधेरे में जो कम रोशनी होगी वहां उसको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब उसको रतौंधी रोग हो जाएगा। इसीलिए तुमने सुना होगा कि सर रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऐसा सुना है? जब विटामिन पढ़ोगे बायोलॉजी में तब वहां पर पढ़ोगे कि सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी का मतलब है कम प्रकाश में नहीं दिखेगा, ये होता है रतौंधी का मतलब। तो कम प्रकाश में होता क्या है, ये ऑप्सिन नामक प्रोटीन के पास विटामिन ए आ नहीं पाता है, विटामिन ए की कमी होती है, तो ये बन नहीं पाएगा रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन बनेगा नहीं तो फिर ये कम रोशनी में आपको दिखाएगा भी नहीं। यही होती है सर बीमारी, रतौंधी की बीमारी। तो इसमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये रोडोप्सिन काम करता है सर। वही विटामिन ए होगा तो रोडोप्सिन काम करेगा, बनेगा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर इनकी संख्या कितनी होती है। अब देखो सेंट्रल पार्ट तो छोटा सा है, सेंट्रल पार्ट तो बहुत छोटा है, लेकिन पेरीफेरल भाग ही ज्यादा है। तो इसका मतलब सर रॉड सेल जो होगी ना, रॉड सेल ज्यादा एरिया में फैली रहती है। और जो कौन सेल होती है बस वो सेंट्रल पार्ट पर होती है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। इसीलिए जो कौन सेल है उनकी संख्या होती है कम और जो रॉड सेल है उसकी संख्या होती है ज्यादा। ये इसकी रेंज जो लिखी है मैंने, रेंज कितनी होती है? 90 से 120 मिलियन, 90 से 120 मिलियन होती है संख्या रॉड सेल की। और कौन सेल की संख्या होती है सर 4.5 से 6 मिलियन तक। 4.5 से 6 मिलियन तक, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 60 लाख हो गया ये। तो ऐसे भी याद रखना कि 4.5 से 6 मिलियन तक प्रत्येक आई में, ये लिखा है पर आई, एक आंख में, दोनों दो आंखें होती है तो एक आंख में लगभग 6 मिलियन आपको कौन सेल मिलेगा। इस आंख में 6 मिलियन है तो 6 मिलियन इसमें भी होंगे। 120 मिलियन अगर इस आंख में रॉड सेल है तो इस आंख में भी 120 मिलियन होंगे। ये हमें याद रखेंगे कि सर इनकी ये संख्या होती है प्रत्येक आई में ये। लेकिन हमें यहाँ ध्यान दें तो सर इससे ये वाली संख्या जस्ट 20 गुनी है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी मानव के नेत्र में जो कौन रॉड सेल हैं वह कौन सेल की कितने गुनी होती हैं। तो सर इसका जस्ट 20 गुना करेंगे तो ये निकल के आती हैं। जितनी भी, जैसे मान लीजिए अगर एक हमारे पास कौन सेल है तो उसके एवज में 20 रॉड सेल होंगी। रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है, ये हमें याद रहे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर इसकी लंबाई, लंबाई ये जो है ना, ये वाली लंबाई ये होती है सर 40 से 60 माइक्रोन, ये माइक्रोन है।
40 से 60 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है और ये 35 से 40 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। तो ये जो होती है ना शंकु कोशिका, ये छोटी होती है और ये जो है ना ये रॉड कोशिका ये थोड़ी सी लंबी होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए जो फोटो रिसेप्टिव सेल है दो तरह की, शंकु कोशिका और रॉड सेल, तो इनमें से लंबी कौन होती है? तो लंबी होती है सर रॉड सेल। छोटी कौन सी होती है? तो छोटी होती है सर कौन सेल। ये हमें समझ में आ गया। और इनकी लंबाई भी याद रहे हमको, इसकी है 40 से 60 माइक्रोन, इसकी है 35 से 40 माइक्रोन। अब बात करते हैं सर इसके व्यास की, डायमीटर ये वाला व्यास। तो ये व्यास दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि सर ये इतना पतला है और ये देखो इतना मोटा है, तो इसका व्यास ज्यादा होगा। तो ये जो होता है इसका व्यास, रॉड सेल का व्यास होता है 2 माइक्रोन, लगभग 2 माइक्रोन। और ये जो कौन सेल है इसका व्यास होता है सर 5 माइक्रोन। ये हम याद रहे। आकार इसका कैसा है? देखो रॉड के ये बेलनाकार आकार है, बेलनाकार आकार है इसलिए इसको बेलनाकार आकार बोलते हैं। फिर इसको रॉड, रॉड जैसा होता है, रॉड भी तो एक बेलनाकार होती है, तो ये बेलनाकार आकार का होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये शंकु जैसा लग रहा है, तो ये शंकुआकार होता है। तो ये समझ में आ गया। ये केवल एक प्रकार की होती है, एक प्रकार की कोशिका मिलेगी। और ये वाली जो होती है ये 3 प्रकार की मिलती है। ये भी सवाल पूछेगा कि बताइए शंकु कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कहेंगे 3 प्रकार की होती है। 3 रंगों में विभेद करवाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इनसे मिलकर जितने भी रंग बनेंगे, हजारों बनेंगे रंग, हजारों रंगों में विभेद यही करवाएगा। बस ये ज्यादा प्रकाश होगा तब काम करेगी और ये कम प्रकाश होगा तब काम कर देती है। ये कम प्रकाश में भी काम कर देती है। अब तुम कहोगे सर अधिक प्रकाश में करेगी? नहीं, अधिक प्रकाश होगा तब भी काम करेगी, तब भी पेरीफेरी दिखाएगी, वो एकदम सब कुछ क्लियर। लेकिन कम प्रकाश होगा तब भी ये काम करता रहता है। तो ये हमें समझ में आया कि सर ये हमारे पास शलाका कोशिका और शंकु कोशिका होती हैं। तो रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। इन दोनों कोशिकाओं में ये वाली कम रोशनी में दिखाने का काम करती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगी। इसको देखो, ये जो डिम लाइट में दिखाती है ना, इसको बोलते हैं डिम लाइट विजन। डिम लाइट में दिखाती है ना, बहुत कम रात लाइट में, तो इसको डिम लाइट विजन कह देते हैं। इसी का नाम है, एक इसी विजन को बोलते हैं स्कोटॉपिक विजन। स्कोटॉपिक विजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन सी कोशिका स्कोटॉपिक विजन दिखाती है, तो स्कोटॉपिक विजन दिखाती है रॉड सेल। इसका मतलब है कम रोशनी में जो आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है वह सिर्फ इसी कोशिका के कारण दिखता है। ये वाला जो है, ये वाला कैसा विजन दिखाती है? तो ये है कलरफुल विजन, कलर विजन ये दिखाती है। इसको हम बोलते हैं फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन। तो ये हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि सर ये रतौंधी कैसे हो रहा था, वो भी पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछूं आपसे तो बता दोगे। जैसे मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ, तुम लोग वहां से जवाब देना कि क्या है। मैं यहाँ से बोलूंगा, आप अपना मन ही मन में जवाब देना। पहला सवाल, बताइए रॉड सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सर इसका जवाब होगा रोडोप्सिन। कौन सेल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये है फोटोप्सिन। निम्न में से कौन सी वह कोशिका है जो अधिक प्रकाश चाहिए तब काम करेगी? तो वो है कौन सेल। कम प्रकाश में कौन सी कोशिका काम कर देती है? तो वो है रॉड सेल। रतौंधी रोग में कौन सी कोशिका प्रभावित होगी? तो सर रतौंधी में ये वाली प्रभावित होती है। और रतौंधी रोग किसकी कमी से हो रहा था? विटामिन ए की कमी से। क्योंकि विटामिन ए की कमी होगी तो वह ऑप्सिन नामक प्रोटीन से जाकर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो रोडोप्सिन बनेगा नहीं, और रोडोप्सिन बनेगा नहीं तो फिर ये काम करेगा नहीं, तो अंधेरे में हमको दिखेगा भी नहीं। तो वही रतौंधी रोग होता है। अब बात करते हैं सर कि शंकु कोशिका है या फिर शलाका कोशिका है, इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनते हैं उन सिग्नल्स को ब्रेन तक कौन लेकर जाता है? तो उसका जवाब होगा सर ये ग्लूटामेट पदार्थ। ये कहाँ बनता है सर? ग्लूटामेट बनता कहाँ पर है? तो ये बनेगा सिनेप्टिक टर्मिनल में। जो शंकु और शलाका कोशिका है उनका ये सिनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ पर बनता है इसे ग्लूटामेट पदार्थ। इसको बोलते हैं मैसेंजर, एक तरह से मैसेंजर है, दिमाग को सिग्नल्स भेजने का काम करता है। अगर हम बात करें कि सर शंकु कोशिका और रॉड सेल में कौन सी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे सर रॉड सेल की संख्या ज्यादा होती है। ये लगभग 120 मिलियन होती है प्रत्येक आंख में, और ये इनकी संख्या लगभग 6 मिलियन के करीब होती है, इससे जस्ट 20 गुना होती है। तो ये तुम्हें क्लियर समझ में आया होगा कि क्या है रेटिना का ये पोर्शन हो गया, कि रेटिना के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। ये याद रखना कि रेटिना के बीच में यहाँ पर जहाँ बहुत ज्यादा शंकु कोशिकाएं होती हैं, कलर विजन दिखाने वाली कोशिकाएं, वे बहुत ज्यादा डेंस होती हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पर ये जो खांचा टाइप का दिख रहा है, इसी खांचे को बोलते हैं मैक्यूला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेटिना का मध्य भाग क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे सर मैक्यूला कहलाता है। या ऐसे पूछेगा कि निम्न में से वह कौन सा भाग है जहां पर शंकु कोशिकाओं की डेंसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो हम कहेंगे सर मैक्यूला। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि मैक्यूला पर बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा,
तो हमें एकदम स्पष्ट और क्लियर सबसे अच्छा चमकीला दिखाई देगा मैकुला, जहां पर ये जो मैकुला है खांचे टाइप की ये वाली संरचना है, इसमें जहां पर भी व्यू बनेगा, जैसे तुमने देखा होगा कोई व्यक्ति है अगर निशाना लगाता है तो निशाने को थोड़ा सा बहुत गौर से देखता है, तो गौर से देखने के बाद धीमे 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 सेट करता है। तो इसका मतलब वो है वो इमेज को वो धीमे धीमे इस मैकुला पर लेकर आता है, मैकुला के भी बीच में यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट रहता है, यहाँ पर लेकर आता है, और जैसे यहाँ लेकर आएगा वैसे ही निशाना लगा देता है। तो हमें ये समझ में आएगा सर पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो रेटिना का पोर्शन ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सर इसकी, ये वाली, ये परतारिका, परतारिका अभी बचा हुआ था, तो परतारिका को हम समझते हैं कि ये क्या है। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस परतारिका को, जो भी यहाँ बचे हुए, देखो परतारिका बचा है, पुतली ये बचा है, और ये काचाभ द्रव, ये बस 3 पॉइंट बचे हैं, बाकी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पूरे नेत्र के बारे में। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इन तीनों पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम बचे हुए अंगों को भी समझ लेते हैं कि सर वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक अंग था परतारिका, ये जो है ना परतारिका, ये पीछे ये ग्रीन कलर का मैंने ये दिखाया है, इसको बोलते हैं हिंदी में परतारिका, और इंग्लिश में इसका नाम होता है आइरिस। तो ये हमारा बचा हुआ था, पहले हम इसको ही पढ़ते हैं। तो ये है परतारिका या फिर आइरिस। ये होता क्या है, ये कॉर्निया के पीछे एक पर्दे जैसी संरचना है। ये हमारे सामने कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे ये एक पर्दे जैसी संरचना है, और इसके जस्ट बीचों बीच में ये एक छिद्र होता है। ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं पुतली, इंग्लिश में पुपिल, या इसी का नाम होता है नेत्र तारा। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, नेत्र तारा। ये है पुतली या फिर पुपिल या फिर नेत्र तारा, ये कहते हैं। तो ये जो परतारिका है ये कॉर्निया के पीछे एक पर्दे जैसी संरचना है, और इस पर्दे जैसी संरचना के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, और इसको बोलते हैं नेत्र तारा। अब इसका काम क्या है ये मैं लिखा है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं, ये बीचों बीच में जो छिद्र होगा उसको। ये जो है ना ये पर्दा, ये कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार देखने वाली संरचना है। तो अगर कॉर्निया के पीछे ये जो पर्दा है जिस कलर का होगा, हमें आंख अपनी उसी कलर की नजर आएगी। तो ये जो होता है ना परतारिका, वह मुख्य रूप से 3 रंग का मिलता है। परतारिका जो है वो हमें 3 रंगों की नजर आती है। ब्लैक, जिसकी आंखें, जैसे ये काला वाला पोर्शन है, अगर आपकी आंखों के अंदर काला काला दिखाई दे रहा है, आपकी आंखें काली नजर आ रही हैं, तो सर इसका मतलब आपकी ये जो परतारिका है उसका कलर ब्लैक होगा। परतारिका 3 ही रंगों की मिलती है, चौथा कोई रंग नहीं मिलता है। पहला, या तो आपकी आंख का ये जो अंदर का ये जो पार्ट है वह काला होगा, या फिर आपका ब्लू होगा, नीले कलर की आंखें होंगी। ये नीले कलर की आंखें कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं जहां बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश होता है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे यूरोप है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पर जो आंखें हैं वह आपको ब्लू कलर की मिल जाएंगी। तो ये उनकी जो परतारिका है, आइरिस है, उसका कलर ब्लू होगा, तो वह ब्लू कलर की आंखें दिखाई देंगी। तीसरा होता है सर ब्राउन, ब्राउन कलर की आंखें तो आपको भारत में भी मिल जाएंगी, जिसको बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें कंजी कंजी बोल देते हैं, तो वो ब्राउन कलर की आंखें होती हैं। तो ये जो परतारिका है वह 3 रंगों की मिलती है। अब जिस रंग की परतारिका होगी उसी रंग की हमको आंख नजर आएगी। किसी की आंख ब्लैक है, परतारिका ब्लैक है, तो वह ब्लैक कलर की आंख नजर आएगी। अगर नीले कलर की परतारिका है तो नीले कलर की आंख नजर आएगी, और अगर ब्राउन कलर की है तो फिर वो कंजी कंजी आंखें नजर आएंगी। इसके बीचों बीच में ये है पुतली या नेत्र तारा। परतारिका का अब काम क्या है, तो देखो इसका काम क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना 3 कलर की होती है, तो जिस कलर की होगी उसी कलर की हमें आंख दिखाई देगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आंख का रंग कौन निर्धारित करता है, कि हमें आंख किस रंग की दिखाई देगी, वह निर्धारित करता है यही परतारिका आइरिस। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, यही आंख का रंग निर्धारित करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंख का रंग कौन निर्धारित करता है, तो कहेंगे सर परतारिका, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। यही आंखों का कलर डिसाइड करती है कि आंखें किस कलर की होंगी। अब हम बात करते हैं सर इसका काम क्या है, तो इसके कई काम हैं। पहला काम है आंख के अंदर अतिरिक्त प्रकाश की मात्रा को रोकना। सबसे पहली बात तो ये है कि सर इस कॉर्निया के अंदर से जो भी प्रकाश जाएगा, देखो यहाँ जाएगा प्रकाश, अगर मान लीजिए प्रकाश जाएगा, इस तरह से बहुत सारा प्रकाश जा रहा है आंख पर, बहुत सारा प्रकाश, तो जो अतिरिक्त प्रकाश है उसको रोक लेगा। अतिरिक्त प्रकाश जितना भी आंख पर जाएगा, उस पूरा का पूरा प्रकाश इसी आइरिस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बस पर्याप्त मात्रा, ये जो है ना ये पुतली नेत्र तारा, इससे पर्याप्त मात्रा प्रकाश की इस लेंस पर डाली जाएगी। तो इस पुतली के माध्यम से
जितनी आवश्यकता है प्रकाश की उतना प्रकाश यहाँ से अंदर जाता है। तो ये जो है परतारिका, इसका पहला काम तो ये हो गया कि सर ये अनावश्यक प्रकाश को रोकती है, आंख के अंदर जाने से रोकती है। पहला काम तो यही है कि सर अतिरिक्त प्रकाश है या फिर अनावश्यक प्रकाश है उसको ये रोक लेगा। जितनी आवश्यकता है उतने प्रकाश को इस पुतली के माध्यम से अंदर भेज देगा, ये है। अब पुतली का जो आकार है, ये जो आकार है ये परतारिका ही कंट्रोल करती है। इसका आकार कभी छोटा कर देती है, कभी बड़ा कर देती है। आप अगर गौर से देखेंगे तो जैसे ही प्रकाश, जैसे ही आप ध्यान देखना, तुम एक मिरर रखना अपने सामने और अपने मिरर में देखना कि जो आइरिस होगी, एक ब्लैक कलर की आंख है, ये जो ब्लैक कलर के बीच में भी एक ब्लैक कलर का छोटा सा गोला होता है, उसको वही वो छिद्र होता है जो ब्लैक नजर आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेत्र तारा का रंग कैसा होता है, तो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति की नेत्र तारा का रंग ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर की होती है। ये हम याद रखें। ब्लैक कलर की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश जाता है ना, वह कभी लौट कर नहीं आता, और जहां से प्रकाश वापस नहीं आता है तो वो चीज हमको ब्लैक नजर आती है। तो संसार का कोई भी जीव है, उसकी ये जो पुतली होगी नेत्र तारा, वह ब्लैक कलर की ही नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से प्रकाश अंदर जाएगा तो वापस नहीं आता है। तो ये हो गया ब्लैक कलर का। तो अब इसका दूसरा काम क्या है? नेत्र तारा का आकार कम या ज्यादा करके प्रकाश के लेंस पर भेजना, प्रकाश को लेंस पर भेजना। ये जो नेत्र, दूसरा इसका काम ये है परतारिका का कि ये जो है ना, इस नेत्र तारा का ये साइज कम या ज्यादा करेगी। जैसे ज्यादा प्रकाश आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है, तो इस साइज को छोटा कर देगी। साइज को, ये नेत्र तारा का जो साइज है वो छोटा कर दिया जाएगा, तो पर्याप्त मात्रा अंदर जाएगी। और जब थोड़ी रोशनी कम है तो ये बढ़ाएगी आकार को। जैसे देखा होगा, आंखें बड़ी करते हैं हम, जब ज्यादा देखना होता है या दूर देखना होता है तो आंखें बड़ी करते हैं, मतलब इसका साइज जो है ना वो बड़ा करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा ये जो नेत्र तारा है, या जिसको पुतली या फिर पुपिल कहा जाता है, इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? तो सर इसके साइज को कंट्रोल यही परतारिका करती है, क्योंकि परतारिका के बीचों बीच में ये छिद्र होता है। तो परतारिका सिकुड़ कर छोटी भी हो जाती, छोटी होकर ये नेत्र तारा के साइज को कम कर देती है, और बड़ी होकर नेत्र तारा के साइज को बड़ा भी कर देती है। ये कब करती है? ज्यादा प्रकाश आएगा तो छोटा कर देगी साइज, कम प्रकाश आएगा तो बड़ा कर देगी। वो अगला पॉइंट यही लिखा है कि अधिक प्रकाश में नेत्र तारा का आकार छोटा करती है। ये जो परतारिका है वह नेत्र तारा का आकार छोटा कर देगी, और तथा कम प्रकाश में नेत्र तारा का आकार बड़ा कर देती है, नेत्र तारा को थोड़ा बड़ा कर देगी, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा परतारिका या फिर आइरिस का काम, कि ये क्या करती है। ये एक तरह से पर्दा है जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, जिस कलर की होगी उसी कलर की हमें आंख नजर आएगी। 3 कलर होते हैं इसके ये गए। उसके बाद ये जो नेत्र तारा है ये हमेशा ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश अंदर जाता है, वो कभी वापस आता नहीं है। तो ये हमेशा किसी भी व्यक्ति की होगी वो ब्लैक कलर की होगी। तो ये हमें समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर ये जो परतारिका है वह आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो जलीय द्रव है, जलीय द्रव के बारे में मैं पहले बता चुका था, मैं थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहूंगा कि जो जलीय द्रव है एक्वस ह्यूमर, ये मैंने कल बताया था, इसमें जल होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें NaCl होता है और कुछ मिनरल्स होते हैं। तो कुल मिलाकर बात करते हैं, इस जलीय द्रव के अंतर्गत एक केमिकल तत्व है। वह कौन सा केमिकल तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है सोडियम। हमारी आंखों में तो ये जलीय द्रव भरा हुआ है। ये कॉर्निया के पीछे लेंस तक जितना भी लिक्विड है उसको जलीय द्रव कहते हैं। इसमें होती है सोडियम की पर्याप्त मात्रा। तो सोडियम अगर हमारी आंखों में है तो हमारी आंखें चमकती नहीं है, हमारी आंखें नहीं चमकेंगी। लेकिन अगर हमारी आंखों में जिंक होता तो जिंक दूर से चमकता है, लाइट डालने पर ये चमकता है। तो अगर देखा होगा कि जानवर होते हैं, जानवरों की आंख में ये जलीय द्रव नहीं होता है। इस जलीय द्रव के स्थान पर एक द्रव होता है, इसको बोलते हैं टिपिडम लूसिडम। इसका नाम याद रखना, थोड़ा सा अजीब नाम है। टिपिडम लूसिडम नामक एक पदार्थ होता है, वह एक्वस ह्यूमर के स्थान पर भरा रहता है जानवरों की आंखों में। अब जानवरों की आंखों में ये होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक होता है, Zn जिंक होता है। अब ये जिंक है ना, इसीलिए जानवर, तुमने देखा होगा गाय भैंस बकरी कोई भी आएगी जानवर, तो जानवर की जो आंख होगी वो रात में चमकेगी, चमकती है। वो चमकने के पीछे क्या कारण है? यही जिंक कारण है। क्योंकि इसकी आंखों में, सवाल पूछा जाएगा कि जानवरों की आंखों में जलीय द्रव के स्थान पर कौन सा द्रव भरा होता है, तो ये अजीब सा नाम है, यही भरा रहता है। टिपिडम लूसिडम नामक पदार्थ है, इसके अंतर्गत जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है, इसीलिए जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। अगर आपको नहीं देखा होगा तो आज आप देखना कोई जानवर और उसके सामने जाना और
थोड़ा सा लाइट मारना उसकी आंखों पे, लाइट मारना उसके चेहरे की तरफ, तो उसकी आंखें चमकेंगी दूर से। और फिर किसी व्यक्ति की आंखों पर मारना तो उसकी आंखें नहीं चमकेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में सोडियम होता है तो वो चमकने नहीं देता है, और इनकी आंखों में जिंक होता है तो वो चमकने का काम करता है। तो ये हमें समझ में आ गया। ये जलीय द्रव के बारे में एक पॉइंट था जो पहले मैंने नहीं बता पाया था, अब ये मैंने बता दिया है, तो यहाँ लिख लेना इसको। अब हम बात करते हैं सर ये काचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये जो विट्रस ह्यूमर है ये आंख के अंदर ये भरा रहता है। आंख का ये डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर, ये एवरेज डायमीटर होता है। वैसे ये वेरी करता है, 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक भी वेरी कर सकता है। ये एवरेज है ये 2.3। एनसीईआरटी में ये लिखा है, ये इसका साइज है अंदर से ये व्यास है इसका। तो ये जो काचा द्रव है विट्रस ह्यूमर, ये होता कैसा है? जेली जैसा पारदर्शी एक लिक्विड है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा जेली तुमने देखा होगा, जेल होती है बहुत गाढ़ी, तो ये गाढ़ा होता है जेली जैसा ही, लेकिन पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ से प्रकाश गुजर जाता है। तो ये है, ये पारदर्शी गाढ़ा जेली के समान द्रव होता है। ये करता क्या है? आंख का अंदर से मजबूती प्रदान करता है। आंख के अंदर से अगर इसको निकाल लेंगे तो ये आंख पिचक जाएगी, तो सब कुछ खराब हो जाएगा, चित्र ही नहीं बन पाएगा। तो ये आंख के अंदर होना जरूरी है। अब ये जन्म से लेकर मृत्यु तक फिक्स रहता है। इसका आकार, ये जो है ना, इसकी मात्रा, इसकी कम या ज्यादा नहीं होती है, फिक्स रहती है। इसीलिए हमारी आंख जो है ना, आंख का आंतरिक जो व्यास है ना, वह हमेशा फिक्स रहता है पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रहता है, लेकिन ये फिक्स रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका साइज फिक्स रहता है। तभी बोला जाता है कि आंख का आकार हमेशा नियत रहता है, वो कभी घटता या बढ़ता नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? बाहर से तो आंख बड़ी होती है भाई, बाहर से परतें बड़ी होंगी, परतों का विकास होगा तो बड़ी होगी, लेकिन आंतरिक जो व्यास है वह कम या ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक आंख के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आंतरिक व्यास की ही बात कर रहा होता है। तो ये आंख के आंतरिक सहारा, ये जो द्रव है, ये विट्रस ह्यूमर, ये आंख को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। अगला ये भी है सर, आंतरिक भागों को न्यूट्रिशन भी ये प्रदान करवा देता है। आंख के आंतरिक भागों को पोषण भी ये प्रदान करवाता है। तो ये काचाव द्रव के बारे में भी जानकारी हो गई, और ये जली द्रव के बारे में एक पॉइंट हो गया। अब हमारे पास है एक लेंस, ये सामने दिख रहा होगा आपको लेंस। ये लेंस किस तरह का नजर आ रहा है? ये है उत्तल लेंस। ये जो लेंस है ना, ये वाली जो परत है, ये वाली, ये थोड़ी ज्यादा घुमावदार होती है, और ये जो परत है, ये वाली, ये थोड़ी सी फ्लैट होती है। मतलब ये इस तरह से होता है लेंस के, पीछे वाला तो ज्यादा घुमा हुआ होता है और ये वाला थोड़ा सा फ्लैट रहता है। तो अगर हम बात करते हैं सर, ये है ना, ये दूसरा वाला हिस्सा, इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, क्योंकि इसका अगर गोला कंप्लीट करेंगे तो इतना बन जाएगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है क्योंकि इसका गोला कंप्लीट करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा बड़ा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस की जो दूसरी वक्रता त्रिज्या है वह तो ज्यादा होती है, और पहली जो वक्रता त्रिज्या है वह थोड़ी सी नहीं, दूसरी वाली कम होती है और पहली वाली ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि मैंने लेंस को इस तरह से बनाया, चाहता तो मैं दोनों तरफ बराबर बना देता, लेकिन बराबर होता नहीं है। ये पीछे से ये ज्यादा घुमा हुआ होता है और आगे से थोड़ा सा फ्लैट रहता है, ये हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ये जो नेत्र लेंस है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? ये उत्तल है कि अवतल है? तो हमें दिखाई दे रहा है सर, स्पष्ट उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है, अब यहाँ सवाल एक और आएगा कि सर ये बना किसका होता है? कांच का बना है क्या? कांच का नहीं बना होता। अगर आंख के अंदर कांच का लेंस होगा तो दिक्कत हो जाएगी, आंख सड़ जाएगी। तो ये कांच का नहीं होता है, तो फिर ये किस चीज का बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन का बना हुआ लेंस है, प्रोटीन का लेंस बना हुआ होता है ये। तो याद रखना, आंख के अंदर जो लेंस है वह उत्तल होता है और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये स्वतः अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेता है, स्वतः समंजन क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इसमें लिखा है इसमें स्वतः समंजन क्षमता होती है। अब बात करते हैं सर, ये प्रोटीन का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट होती है प्रोटीन, तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक होता है इसका 1.437। याद रखना कि जो नेत्र लेंस है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.437 होता है। प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। वैसे ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया लेंस जितना भी अपवर्तनांक रखता है उससे ज्यादा अपवर्तनांक इस कॉर्निया का होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वह ज्यादा कौन करता है? वो ज्यादा करता है सर कॉर्निया, बाहर फैली हुई किरणों को इकट्ठा करके ये करता है, तो कॉर्निया कर देता है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी करता है। तो लेंस का काम है स्पष्ट प्रतिबिंब में इस रेटिना पर बना देना। तो ये हमें लेंस के बारे में भी जानकारी समझ में आ गई कि सर ये होता क्या है। तो आंख के अंतर्गत जितने भी पॉइंट थे मैंने सभी पॉइंट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है।
अब हम समझेंगे कि सर आंख के अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारी है, इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्या होता है, वो हम डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास में हम उसको नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे नेत्रों से संबंधित बीमारियां। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।